नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बिल्कुल अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुके हूं। रण क्षेत्र में आज देश के अंदर की राजनीति की बात नहीं होगी, बल्कि आज युद्ध नीति की बात होगी। आज बात होगी कि भारत जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ राष्ट्रवाद को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसकी यही नीति दुनिया भर पर लागू होती हुई दिखनी चाहिए। और यही वजह है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध बीते 2.5 सालों से जारी है, अब यूक्रेन को भी ये लगने लगा है कि अगर इस दुनिया में कोई है जो इस युद्ध को रोक सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। क्योंकि भारत ही वो देश है, वो मुल्क है जहां पर इस वक्त स्थिति ऐसी है कि दुनिया ये कह रही है कि भारत को दुनिया की नहीं, बल्कि दुनिया को भारत की जरूरत है। भारत के बढ़ते कद की ये स्थिति है जो ये बताती है कि जेलेंस्की ये समझ चुके हैं कि 2.5 साल का वक्त बीत चुका है। पश्चिम देश ना तो युद्ध उनके सहारे, ना तो युद्ध आगे लड़ा जा सकता है और ना ही युद्ध को खत्म किया जा सकता है। अगर युद्ध कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। ब्रिक्स में जिस तरीके से रूस के कजान पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत का जो पावर पॉइंट ऑन किया और वो जो पावर शो किया, उसके बाद से ही जेलेंस्की को ये लगने लगा कि वक्त आ गया है कि अब सीधे तौर पर पश्चिमी देशों पर नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ के देश और खास तौर से भारत पर उस तरीके से नजरें गड़ानी चाहिए, उस तरीके से भारत के नजरिए को आगे बढ़ाना चाहिए जो इस पूरी परिस्थिति में युद्ध को रोक सके। और हालात ऐसे भी हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं से जेलेंस्की को यह भी लगने लगा है, खासतौर से अमेरिका को लेकर। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और अगर वहां सत्ता बदल जाती है तो निश्चित रूप से यह जेलेंस्की के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। पूरी की पूरी परिस्थिति बदल सकती है और इस बदली हुई परिस्थिति में जेलेंस्की यूक्रेन को अगर मुश्किलों का सामना करना पड़े तो उससे पहले ही जरूरी है एक ऐसे समाधान तक पहुंचने की जहां पर युद्ध रोकने की बड़ी तस्वीर सामने आए। भारत ही एक ऐसा देश है, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं था, ये इकलौता भारत ऐसा देश था जिसने युद्ध के दौरान यहां के प्रधानमंत्री ने रूस का भी दौरा किया, यूक्रेन का भी दौरा किया। और ऐसे में यह साफ तौर पर लग रहा है कि भारत ही इस युद्ध को रुकवा सकता है। याद होगा आपको कि ब्रिक्स में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी, बायलैटरल टॉक चल रही थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि वो शांति चाहते हैं, दुनिया में शांति होनी चाहिए और ये शांति म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बिलीव से ही आती है। तो ये जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल बिलीव की कंपैटिबिलिटी है, इसके बीच का ब्रिज क्या भारत बनेगा, आज इसी पर हम खुलकर बात करेंगे, बहस मुबाहिस नहीं करेंगे। तो आज के इस चर्चा में खास गेस्ट पैनल जुड़ेगा, उनसे आपका परिचय जल्द ही कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए आपको वो रिपोर्ट दिखा देती हूं जिससे साफ तौर पर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अब जेलेंस्की किस तरीके से भारत के आगे गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत ही है जो जेलेंस्की की जान बचा सकता है, जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को रुकवा सकता है। इस साल हमने भारत को कई उपलब्धियां हासिल करते हुए देखा। यह प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सोच की सफलता ही है कि चीन ने 4 साल पुराने विवाद को शांत करने की दिशा में एक कदम पीछे खींचा। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने यह संदेश भी दिया कि बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है और युद्ध को सबसे आखिरी ऑप्शन की तरह देखा जाना चाहिए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जंग से ग्रस्त यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने रूसी हमले में तबाह हुए ठिकानों को करीब से देखा, तो जंग में अपनों को खो चुके लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर थी और अब खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने एक इंटरव्यू में साफ तौर पे कहा कि दोनों ही देशों के बीच चल रहे संघर्ष पर विराम सिर्फ भारत ही लगवा सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की दिशा में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम चाहते हैं कि दूसरी यूक्रेन पीस समिति नई दिल्ली में हो। मोदी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। मोदी आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी भी संघर्ष को रोकने में भारत और मोदी का बड़ा असर हो सकता है। जेलेंस्की के इस बयान के कई मायने हैं। ऊपर से उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है
जब भारत ने अपने बेहद नजदीकी और दगाबाज दुश्मन को घुटने पर लाने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। एलएसी पर जो कुछ भी हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत ने बिना खून बहाए बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। ऐसे में अब युद्ध क्षेत्र में भी मोदी की डिमांड बढ़ गई है। बड़ी बात यह है कि मोदी से शांति की गुहार भी वह देश लगा रहा है जो ये जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन भारत का बेहद ही खास मित्र है। लेकिन मोदी की शरण में आने के पीछे जेलेंस्की की अपनी वजह भी है। मोदी के पुराने बयान और युद्ध को लेकर उनका रवैया ही तो है जो दुनिया को मोदी की स्ट्रैटेजी के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है। युद्ध को लेकर कई मोर्चे पर जब भी मोदी से सवाल पूछे गए तो उन्होंने शुरू से ही युद्ध विराम और शांति पर जोर दिया। इस युद्ध में सिर्फ सबको नुकसान ही होगा, हम सिर्फ शांति के पक्ष में हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 2.5 साल बीत गए और अब लंबे चौड़े वक्त में हमेशा से दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं की चर्चा में अव्वल मोदी का ही नाम था। दुनिया में कई देश ये जानते हैं कि जब भी इस युद्ध की शुरुआत हुई है सबसे ज्यादा दबदबा दोनों ही देशों के लिहाज से सिर्फ भारत का ही देखने को मिला है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ ही देर के लिए सही जंग रोकी गई, क्योंकि मोदी ही वह पावर है जिसकी यारी और संबंध दोनों ही देशों के साथ है। जेलेंस्की का बयान वास्तव में कई मायनों में बहुत ही समझने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट सोच में पड़ गए हैं, रूस की टेंशन बढ़ी हुई है, अमेरिका चीन गहरी सोच में पड़ गया है और पाकिस्तान के तो होश ही फाख्ता है, क्योंकि जेलेंस्की का यह बयान सामने आ चुका है जिसने यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका भले ही सुपर पावर होगा लेकिन भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जेलेंस्की का सबसे बड़ा दुश्मन भारत का सबसे अच्छा दोस्त है और जेलेंस्की ये जानते हैं कि जिस तरीके की परिस्थिति वर्ल्ड वाइड भारत को लेकर बन रही है, भारत के बढ़ते हुए कद का ही ये असर है कि भारत जब कुछ कहता है तो उसे गंभीरता के साथ सुना जाता है, संजीदगी के साथ भारत की बात को लिया जाता है। पीएम मोदी का पावर शो ब्रिक्स में पहले ही देखा जा चुका है। हालांकि उस वक्त जब उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बिलीफ की बात कही थी तो साफ तौर पर जेलेंस्की ने यह भी कहा था कि सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, अगर भारत शांति चाहता है तो उस दिशा में एक्शन लेने की भी जरूरत है। लेकिन जिस एक्शन की बात जेलेंस्की, जिस एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो उम्मीद भी भारत ही पूरा कर सकता है। पश्चिम देश अपनी सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए, अपनी स्वतः स्वार्थ के लिए यूक्रेन को युद्ध की भट्टी में झोंके रहने देना चाहते हैं और यही वजह है कि इस बार जेलेंस्की सीधे तौर पर मोदी से ये कह रहे हैं, भारत से कह रहे हैं कि भाई जान बचा लो, मोदी ही बचाएंगे जेलेंस्की की जान। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्वागत करते हैं हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी सर। जय हिंद सर। हमारे साथ ही साथ मैं देख रही हूँ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं सुदर्शन चक्रपाणी जी हैं। जय हिंद सर। और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, अक्सर हमारे डिबेट्स में जुड़ते हैं। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत। और सभी के स्वागत के साथ मैं शुरुआत करती हूं कर्नल सर आपके साथ ही, क्योंकि हम तो ऐसी बहुत सारी डिबेट्स कर चुके हैं, चक्रपाणी जी के साथ भी बहुत सारी ऐसी डिबेट्स हुई हैं। सवाल यह है कि जब ऐसे मुद्दे उठते हैं भारत को लेकर, भारत के बढ़ते हुए कद को लेकर जब बातें होती है तो उसके पीछे इफ एंड बट्स ज्यादा लगे होते हैं, लेकिन जेलेंस्की ने इस बार इफ एंड बट की कोई संभावना नहीं छोड़ी है। जेलेंस्की अगर ये कह रहे हैं कि भारत ही है जो इस युद्ध को रुकवा सकता है, तो उसके पीछे क्या ये बड़ा कारण है कि जेलेंस्की अब समझ चुके हैं कि ये जो पश्चिम देश है वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, वो युद्ध ना तो उनके सहारे लड़ा जा सकता है आने वाले वक्त में और ना ही उनके अंदर इतना मादा है कि वो युद्ध रुकवा सके। कर्नल सर। बिल्कुल ठीक कह रही है लावणी जी आप। वैसे तो जेलेंस्की को ये बात शुरू में ही समझ जानी चाहिए थी। आज उसने अपने देश को पूरी तरह से बर्बाद करवा लिया, जरा सी जिद के मुझे नेटो में शामिल कर लो। काश ये उसकी समझ में पहले आ जाता। जो दिखता है वो बिकता है, और जो नहीं दिखता उसका भी असर होता है। पहले मैं उसका जिक्र करता हूं जो नहीं दिखता। ध्यान कीजिए कि जब रूस के प्रेसिडेंट चाइना में गए और वहां जाके शी जिनपिंग से मिले और बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद ये तो वो हमेशा से कहते रहे हैं कि हमारी अनलिमिटेड फ्रेंडशिप है, लेकिन उस रोज जो उन्होंने बयान दिया म्यूचुअली, उसमें कहा कि आज से हमारी न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप प्रारंभ हो रही है। न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप।
एग्जैक्टली सेम वर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ब्रिक्स के अंदर भी उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए उस करेंसी का जिक्र किया गया जो डॉलर की दादागिरी को खत्म कर सके। उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में चीन और रशिया अगर मिलेंगे तो क्या हिंदुस्तान को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बिना बनाया जा सकता है? तो रशिया की भी मजबूरी और चीन की भी मजबूरी, और इस वजह से उस ब्रिक्स की मीटिंग में जाने से पहले उसी दिन सुबह को चाइना ने बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में कहा कि हाँ हम एक सॉल्यूशन पे पहुंच गए हैं, और वो प्रारंभ भी हो गया। एक बात। दूसरी बात, अब जो जेलेंस्की को समझ में आ रहा है, जेलेंस्की को ये समझ में आ रहा है कि चाइना जैसा देश जो एक दफा आगे कदम बढ़ाने के बाद पीछे कदम नहीं हटाता है, उसने बगैर युद्ध के हिंदुस्तान के साथ ऐसा कर लिया। उसे ये भी दिखाई दे रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट जो चाइना की तरफ झुक गए थे और इंडिया आउट का नारा देते थे, आज वो हाथ जोड़ के इंडिया की शरण में खड़े हैं। उसे ये भी दिखाई देता है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाए खालिस्तान के लोगों की बात में आके, आज वो खुद ये मानते हैं कि हाँ मैंने जो बयान दिए थे वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड नहीं थे, वो इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड थे। यानी कि बड़े बड़े देश भी अब इस बात पे आने लगे हैं कि जो इंडिया का स्टैंड है वो सही है। और फिर हिंदुस्तान ने अपने स्टेटमेंट बदले नहीं, पहले दिन से उसने रशिया के प्रेसिडेंट को भी बोल दिया कि ये युग डेमोक्रेसी का है, डायलॉग का है, डिस्कशन का है, युद्ध का नहीं है। यही बात उन्होंने यूक्रेन से भी कही। और तो और अब इजराइल और ईरान के अंदर भी यही स्थिति है। इजराइल और ईरान के अंदर भी ये आने वाला है, और ना भी आए तो भारत को स्यूमोटो एक्शन यानी कि खुद होके वहां का भी मीडिएशन करने का काम करना चाहिए। तो भारत जैसी दूसरी कोई ताकत आज दुनिया में नहीं है जो एक्सेप्टेबल हो। बड़े बड़े नेता हैं, हाँ मान लिया जो बिडेन है, जी जिनपिंग है, ये बड़े हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, ये धनवान हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में सम्मानजनक अगर कोई नेता है तो वो भारत है। और इसलिए जेलेंस्की ने कहा, अब जेलेंस्की पहले ऐसा नहीं कह रहे थे, पहले तो वो कह रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी की जो रशिया में विजिट है, उन्होंने एक नरसंहार करने वाले नेता से गले मिले, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पहले ऐसा नहीं कह रहे थे। अब उनको समझ में आई ये बात कि नहीं, दिल्ली में अगर समिट हो जाए तो फिर पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल ठीक कहा, सिचुएशन बदल जाएगी। मैं सुदर्शन चक्रपाणी जी के पास आपके इसी पॉइंट को थोड़ा आगे लेकर जाती हूँ कि देखिए इतना तो सही है कि कम से कम जेलेंस्की या दुनिया के तमाम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कोई भी देश शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन सम्मानजनक स्थिति में और साथ ही साथ संजीदगी के साथ दोनों इस कदम पर चलने वाला है। यानी कि जहां पर युद्ध की जरूरत है वहां युद्ध, और जहां पर बुद्ध की जरूरत है वहां बुद्ध। युद्ध और बुद्ध के बीच की कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं, वो अगर कोई समझता है तो वो भारत है। यही वजह है कि जेलेंस्की भारत की तरफ देख रहे हैं। लेकिन चक्रपाणी सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ब्रिक्स के दौरान प्रधानमंत्री ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बिलीफ की बात की थी, तो उस वक्त जेलेंस्की की तरफ से कहा गया था कि देखिए जो लोग ये कहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, शांति की वो बार बार शांति का समर्थन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बात करते हैं। अब कहने से नहीं, एक्शन से काम चलेगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि शांति होनी चाहिए तो परोक्ष रूप से आप रूस को समर्थन देते हैं। एक्शन जब लेंगे तो समझ में आएगा कि आप प्रत्यक्ष रूप से युद्ध रोकना चाहते हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही थी और आज जो गुहार लगाई जा रही है, उसमें कितना बड़ा आप डिफरेंस देख रहे हैं? और क्या वो जो वैक्यूम था, आपको लग रहा है कि जेलेंस्की को समझ में आ गया कि वो वैक्यूम भर गया है, इसलिए आप थोड़े से सुर बदल देते हैं और भारत से ही पूरी उम्मीद लगा लें? रामनी जी, सबसे पहले तो सुदर्शन टीवी के श्रोताओं को सुदर्शन चक्रपाणी से नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, सिंपल सी चीज है, एक कदम पीछे लेते हैं पहले। जेलेंस्की को ऐसा क्यों मालूम महसूस हो रहा है, या फिर ऐसा क्या हो गया? एक तरफ से आप देखिए, जो जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था कुर्स्क के अंदर इंकर्शन करके, तकरीबन 3 महीना पहले। वो इंकर्शन वो करीब 40 किलोमीटर अंदर चले गए, लेकिन आज की तारीख में आधा हिस्सा तो वो खो चुके हैं।
आज ही के दिन खबर आती है कि इस्माइल का नाम के गांव पे डोनेट्स में रशिया ने फिर से कब्जा कर लिया। बेसिकली रशिया आगे बढ़ता जा रहा है। इसके विपरीत नेटो में, यूरोपियन यूनियन में मंदी का मौसम है। वहां पे गैस प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रखी हैं, लोग में हाहाकार है, और विंटर आ रहा है, मतलब उनको गैस चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो कहां से आएगी? रशिया से आएगी। अब आ कहां से रही है? वाया इंडिया तेल जा रहा है, जिसमें इंडिया का काफी फायदा हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यूरोप को तकलीफ है। अमेरिका उल्टी तरफ एक तो इलेक्शन में बैठा है, दूसरा लग तो यही रहा है कि ट्रंप वापस आएंगे। अगर ट्रंप वापस आ गए तो जेलेंस्की का सबसे बड़ा सपोर्टर खत्म। वो कहां से, उसके पास पैसे, हथियार, गोला बारूद, वो कहां से मिलेगा? तो उसको समस्या साफ दिखाई दे रही है। एक और नजरिया देखिए, जेलेंस्की के, मतलब यूक्रेन के कई सारे सोल्जर्स अपने हथियार डाल के सरेंडर कर रहे हैं। उनके पास अफसरों की कमी है, इसलिए जेलेंस्की ने करीब 10 दिन पहले एक नया कानून पास किया कि आप किसी भी देश के हों लेकिन हमारे पास आके अफसर बन सकते हैं। तो उनको चाहिए मैन पावर, वो कहां से आएगी? तीसरी बात, अमेरिका जो है जितना व्यस्त हो रखा है मिडिल ईस्ट में, यहां तक कि थर्ड बैटरीज जो है एंटी मिसाइल के लिए, उसने 2 बैटरीज इजराइल में शिफ्ट की है ताकि इजराइल का वो ध्यान रख सके। इसमें वो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी में एंगेज है, चाहे वो जापान है, फिलीपींस है, वहां पे एंगेज है, यूक्रेन में भी है, पर्शियन गल्फ में ईरान बार बार धमकी देता घूमता है कि मैं सऊदी अरेबिया के तेल के ठिकानों पे हमला करूंगा, बाकी जगह हमला करूंगा, आप मेरे कुछ ना करें, मैं परमाणु हथियार इस्तेमाल करूंगा। तो अमेरिका तो पूरी तरह व्यस्त है। उसके बाद जितने सोल्जर्स हैं सारे के सारे विश्व में फैले हैं, और मिडिल ईस्ट में उसने और 10,000 सैनिक बढ़ाए हैं। तो कहां तक अमेरिका कर सकता है? और ये मत भूलिए, अमेरिका आज की तारीख में इंडिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला है। और ये हथियार क्या है? आर्टिलरी से क्यों चाहिए? जाना उसको यूक्रेन में है और उसके अपने हथियार खत्म हो रहे हैं, तो उसको अपना मिनिमम स्टॉक लेवल बना के रखना है, वरना वो चीन के खिलाफ लड़ नहीं सकता, किसी और के खिलाफ लड़ नहीं सकता। तो हर तरीके से जेलेंस्की को लग रहा है कि मैं तो गया तो मैं क्या कर सकता हूं? यूक्रेन में लोगों की मदद ले सकता हूं। लेकिन ये मत भूलिए, 2 महीना पहले एक सर्वे हुआ था यूक्रेन में, जो वहां के लोगों का समर्थन देख रहे थे कि वॉर के साथ समर्थन है या नहीं है। और ये समर्थन जो पहले 87% होता था, वो घट के 52%, क्योंकि नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि नुकसान हो रहा है, लोग भी ये समझ रहे हैं। सीधे तौर पर देखिए, आप युद्ध लड़ने की कोई सीमा नहीं होती है, सपोर्ट मिलता जाएगा, युद्ध लड़ते जाइएगा, लेकिन लॉस इकोनॉमी का हो रहा है, लॉस ह्यूमैनिटी का हो रहा है, लॉस खुद के लोगों का हो रहा है। सवाल यही था, और इसीलिए अब जब जेलेंस्की को ये बात समझ में आ रही है। संजीव जी, एक कमेंट अब आपका भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये पूरी परिस्थिति अगर देखें तो परिस्थिति ये बताती है कि सबसे बड़ा लॉस अगर हो रहा है तो यूक्रेन को हो रहा है। 2.5 साल हो चुके हैं। वो ये जानते हैं कि अगर ये युद्ध आगे चलता है, पश्चिम देश मान लीजिए सपोर्ट करते भी रहते हैं, तो रूस के पास अभी भी इतनी शक्ति है कि अगर उसने अपनी 100% शक्ति दिखा दी तो फिर यूक्रेन का बचना नामुमकिन होगा। यही वजह है कि वो अब चाहते हैं कि टेबल टॉक होनी चाहिए, लेकिन टेबल टॉक के लिए भी जेलेंस्की कुछ अपनी शर्तें चाहते हैं। उन शर्तों पर हम आए, उससे पहले सबसे बड़े डर की अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि जेलेंस्की का ये जो डर है, ये अभी से बता रहा है कि अमेरिका का जो इलेक्शन होने वाला है वो ट्रंप के लिए एक पॉजिटिव तस्वीर लेकर आएगा? क्योंकि ट्रंप जेलेंस्की को लेकर, यूक्रेन को लेकर जो स्टैंड रखते हैं वो दुनिया ने देखा हुआ, और जेलेंस्की को कहीं ना कहीं से इस बात की भनक है कि अगर ट्रंप आ जाते हैं तो पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। संजीव जी। देखिए लावनी जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट है, और इसमें कोई भी पक्ष जीत सकता है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी जीत सकते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिया तो जैसा कि वो अपने इंटरव्यू में लगातार कहते रहे हैं कि वो इस यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कराने के लिए 24 घंटे के अंदर ही बड़े कदम उठा लेंगे। और जाहिर है कि
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब यूक्रेन पर इस बात का दबाव बना सकता है कि वो रशिया के साथ कोई नेगोशिएशन में जाए, बातचीत में जाए, और ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति को रशिया के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, और इस प्रक्रिया में उसे अपनी जो एग्जिस्टिंग जो उसका टेरिटोरियल जो होल्ड है और जो रशिया ने उसके क्षेत्रों पर जो कब्जा किया है उसको लेकर के कई उसे कॉम्प्रोमाइजेज इत्यादि करने पड़ सकते हैं। तो जेलेंस्की का जो सबसे बड़ा डर यही है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से भी एक दबाव बहुत बढ़ेगा कि वो रशिया के साथ बातचीत करें। और अभी हमने ये देखा था कि वो इस यूएस इलेक्शन के पहले ही उन्होंने अमेरिका की यात्रा की और वहां पर एक विक्ट्री प्लान प्लेस किया, और वो विक्ट्री प्लान में वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलनी चाहिए, ताकि नेटो में एक बार जब यूक्रेन उसका सदस्य बन जाएगा तो फिर वो किसी तरीके से नेटो उसे हमेशा मदद देने के लिए उसको जो है अपने कमिटमेंट पूरा करना होगा और नेटो। लेकिन ये बात भी बहुत स्पष्ट है, जेलेंस्की भी इस बात को जानते हैं कि जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिल सकती, क्योंकि यदि युद्ध चलते हुए यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल जाती है तो ऐसे में जो रशिया का जो यूक्रेन के साथ ही कन्फ्रंटेशन नहीं होगा बल्कि सीधा नेटो के साथ कन्फ्रंटेशन हो जाएगा, और ऐसे में नेटो को अपने आर्टिकल 5 का इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई करनी पड़ेगी और ये पूरे स्थिति को विश्व युद्ध में बदल देगा। तो ये नेटो भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, इसी वजह से जब तक ये युद्ध चल रहा है ऐसे में यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिलने जा रही है, ये बात बहुत स्पष्ट है। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना, ये बात स्पष्ट है, ये डिस्कशंस में तो स्पष्ट होती है, लेकिन अमेरिका की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं किया जाता है, वो टेंटेटिव रहते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि वो कहते नहीं है कि बच्चे को एक लॉलीपॉप दिखाओ और लालच देते रहो कि नहीं नहीं ये कर दो तो ऐसा होगा, वो वाली सिचुएशन में अमेरिका ने यूक्रेन को लाके रख दिया है। इस अगर सिचुएशन की बात की जाए, नेटो में अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो देखिए लावनी जी, एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वास्तविक रूप से रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध नहीं है। ये जो महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध है, ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है और यूक्रेन उसके एक बैटल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। यूक्रेन के जो सैनिक हैं उनका इस्तेमाल जैसे किसी के कंधे पर रख के कोई बंदूक चलाए वो उस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया में जैसा कि आपने स्वयं कहा कि सबसे ज्यादा जो खामियाजा है वो यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ा है, यूक्रेन के सैनिकों को उठाना पड़ा है और रशियन सैनिकों को भी उठाना पड़ा है, क्योंकि ये जो प्रतिद्वंदिता है ये जैसा कि मैंने कहा महाशक्तियों के बीच की है। एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो है, वहीं तो दूसरी तरफ रशिया है और यूक्रेन जैसे कि मैंने जिक्र किया कि एक बैटल ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और जब तक ये जो महाशक्तियां आपस में संवाद के लिए तैयार नहीं होंगी तब तक इस युद्ध को नहीं रोका जा सकेगा। और यही वजह है कि संवाद की बात हो रही है, लेकिन संवाद के लिए जरूरी है कि आपके पास आ रही हूं मैं। अब ये जो पूरी परिस्थिति बनी, ये परिस्थिति क्या जेलेंस्की को अब ये भी समझ में आ गया कि भाई देखो आपने रूस पर कई तरीके से सैंक्शंस लगवा दिए, सैंक्शंस के बावजूद भी रूस ने कुछ देशों के साथ अपने जो संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वो जारी रखा और उसका ही असर था कि प्रतिबंधों का जो प्रभाव था रूस उससे बच निकलता है। इसके बाद अब जेलेंस्की को ये लगने लगा कि ऐसी परिस्थिति में बार बार जो ये सैंक्शंस लग रहे हैं उससे तो रूस का कुछ होने वाला नहीं है। जरूरी है कि एक बात की जाए, बात करेंगे तभी परिस्थिति बनेगी। यूक्रेनी बच्चों को वापस लाने की अभी जैसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भारत को इसमें अहम भूमिका निभानी चाहिए और अगर इसमें भारत भूमिका निभाते हुए कोई पॉजिटिव रिजल्ट ले आता है तो कम से कम आगे की पिक्चर भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लावनी जी आप। देखिए अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई, उसने तो सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया पे लगा रखी हैं, हाँ। रशिया पे भी लगाई। रशिया पे सैंक्शंस लगने के बाद हमने खास तौर पे चाइना ने भी और हिंदुस्तान ने भी उससे तेल खरीदा। उस तेल खरीदने के ऊपर
अमेरिका ने 50 दफा प्रॉब्लम क्रिएट की कि नहीं आप इससे तेल ना खरीदें, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी परवाह नहीं की। हमारे जयशंकर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम एक महीने में जितना तेल खरीदते हैं उतना तो वेस्टर्न कंट्रीज एक आफ्टरनून में खरीद लेती हैं। कुल मिला के इस किस्म का जवाब मिला। अब ये जेलेंस्की साहब इस चीज को देख रहे हैं। दूसरे, जेलेंस्की को ये भी समझ में आ रहा है कि अमेरिका कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। क्या अमेरिका इजराइल में इन्वॉल्व नहीं है? अमेरिका ने खुल के ये कहा है ईरान को कि अब अगर आपने इजराइल के हमले का पलटवार किया तो मजबूरन मुझे भी हमले में आना पड़ेगा। यानी कि वो वहाँ इन्वॉल्व है और उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, और अब तो उसने एडिशनल ट्रूप्स वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं, जबकि मिडिल ईस्ट में पहले से उसके 28 देशों के अंदर मिलिट्री बेसेस हैं। क्या वो फिलीपींस में इन्वॉल्व नहीं है? रोजाना फिलीपींस और चाइना के बीच में जो कोस्ट गार्ड की बोट्स का झगड़ा होता है, उसकी वजह से उसने फिलीपींस में अपने हथियार तैनात किए हुए हैं। क्या वो साउथ कोरिया में इन्वॉल्व नहीं है? वहां पे उसने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम दिए हुए हैं। क्या वो ताइवान में इन्वॉल्व नहीं है? चाइना के अगेंस्ट उसने ताइवान में अपने फोर्सेस भी डिप्लॉय किए और कह भी रखा है कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। यानी कि वो ये देख रहा है जेलेंस्की कि अमेरिका इतनी जगह इन्वॉल्व है, और ऐसे में क्या वो यूक्रेन को वो अटेंशन दे पाएगा जो उसने शुरू में दी। पहले तो इस बात के ऊपर डाउट, और फिर अमेरिका के कैरेक्टर के ऊपर डाउट, क्योंकि अमेरिका कभी किसी को फुल टाइम या पूरी जिसे हॉलिस्टिक कहते हैं, हॉलिस्टिक सपोर्ट नहीं देता। चाहे आप अफगानिस्तान में देख लो, वियतनाम में देख लो, इराक में देख लो, इथोपिया में देख लो, जहां जहां भी हो गए उनकी हॉलिस्टिक सपोर्ट नहीं रहती। तभी तक सपोर्ट रहती है जब तक उसके हथियार बिक रहे हैं और अमेरिका को फायदा है। तो ये जेलेंस्की देख रहे हैं, इसलिए जेलेंस्की ने कहा। अब उसका डर क्या है? डर ये है, अगर आप देखो ट्रंप और कमला हैरिस की जो डिबेट्स हो रही हैं, उसमें बाकी पॉइंट तो ऐसे ही हैं साइड बाय साइड, लेकिन दो ऐसे पॉइंट हैं जिसपे वो डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। एक तो गन कल्चर, ट्रंप जी कहते हैं गन कल्चर होना चाहिए, कमला हैरिस जी कहते हैं नहीं। और दूसरा ये कि यूक्रेन को सपोर्ट कंटिन्यू रखेंगे, ये वो कह रही है कमला हैरिस, और ट्रंप कह रहे हैं नो, नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो नेटो कंट्रीज हैं जितनी भी हैं, अगर ये अपने जीडीपी का 2% खर्च नहीं करती है डिफेंस के ऊपर, तो अमेरिका की वो गारंटी कि कल को अगर युद्ध होता है तो नेटो तुम्हारे साथ रहेगा और हम तुम्हें न्यूक्लियर कवर देंगे, वो खत्म कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा। मैं अपने रशिया के प्रेसिडेंट से कह दूंगा कि वो खुल के एक्शन ले। यानी कि अगर केवल ट्रंप ये कहते कि मैं यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने दूंगा और ज्यादा पैसा नहीं दूंगा तो भी ठीक था। उन्होंने ये और कह दिया इनडायरेक्टली कि आई एम विद रशिया ऑन दिस इशू। तो अब जेलेंस्की के पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। टेरिटोरियल, अब जेलेंस्की ने नुकसान पहुंचाया रशिया को, मगर मिला क्या? मिला ये कि अपना 30% लैंड तो रशिया ने ले लिया। जो भी कुछ हुआ हो, नुकसान पहुंचा दिया। रशिया के ऊपर एक पहाड़ में से 2-4 बोल्डर टूट के गिर जाए तो पहाड़ का कद कम नहीं होता। तो रशिया का तो कद अभी भी बराबर है, लेकिन उसका 30% लैंड जो है वो जा चुका है। यूक्रेन के लिए मुश्किलों भरा हो गया, और यही वजह है यही वजह चक्रवाणी जी कि अब जेलेंस्की के जो सुर हैं वो पूरी तरीके से बदले हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच में पुतिन का, जैसा मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया था, जिस बॉडी लैंग्वेज की मैं बात कर रही थी, और अभी जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आते भी हैं, हालांकि पुतिन राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आगे चल रहे हैं। देखिए यहां पर भी दोनों ही कैरेक्टर्स अलग हैं। जेलेंस्की का राष्ट्रवाद अलग है और पुतिन का राष्ट्रवाद अलग है, और यहां में इस बात को समझना होगा। ठीक इसी तरीके से जब ईरान का जिक्र आता, लोग कहते हैं कि अरे वो भी तो राष्ट्रवाद है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि भाई आप अगर आतंकियों को पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वो कौन सा राष्ट्रवाद है, जबकि इजराइल का राष्ट्रवाद समझ में आता है। बहरहाल रूस यूक्रेन पर आते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में क्या पुतिन को भी अब ऐसा लगने लगा है कि हाँ, दिस शुड बी स्टॉप्ड नाउ? क्या ये लगता है कि वो भी एक वे आउट ढूंढ रहे हैं कि हाँ ठीक है, इस पर अब एक टेबल टॉक पर आना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी वो ये देख रहे हैं कि शर्तों में रूस अग्रणी हो और इसमें भी भूमिका भारत निभा सकता है? ऐसा है
जहां तक रशिया का सवाल है, जहां तक पुतिन का सवाल है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। उनको पता है कि वो अच्छी पोजीशन में है। क्यों अच्छी पोजीशन में है? जितना भी उनको हिस्सा चाहिए था डॉनबास और डोनेस्क में, करीब करीब वो हिस्सा तो उनके कब्जे में है। जी। उनके पास एक छोटी सी जगह कुर्स्क में है, थोड़ा सा हिस्सा जो यूक्रेन के पास है। क्राइमिया उन्होंने अपने आप ले रखा है, और क्राइमिया जहां तक रशिया का सवाल है नॉन निगोशिएबल है, वो उसको नहीं देंगे। रशिया के लिए क्या है कि नेटो में यूक्रेन नहीं जाएगा, ना ही न्यूक्लियर वेपन की तरफ आगे बढ़ेगा। नेटो को वो चाहते हैं कि अब आप आगे ना बढ़े, आपने जितना बढ़ाना था वो बढ़ गए, अब रुक जाइएगा आप। जैसे कर्नल त्यागी ने बिल्कुल सही कहा है, ट्रंप आते हैं, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी दी है कि ना ही मैं सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद करूंगा, यूरोप ईयू को बोल रहा, नेटो को कह रहा हूं कि आप अपना पैसा भी दें। अभी तक तो आप फ्री में एंजॉय कर रहे थे, अब कब तक ये फ्री चलता रहेगा? तो वो भी कहते हैं कि भैया आगे ना हो सकता। तो पुतिन तो बिल्कुल अच्छी जगह पे बैठा है, गेन कर रहा है। उसने पहली बार इस साल जो हकीकत में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, उसके ऊपर अटैक किया। पहले 2 साल उसने नहीं किया था। तो अब साफ दिखाई देगा यूक्रेन के लोगों को कि अब उनके पास जेन्युइनली ठंडी ठंड का मौसम आ रहा है, और दोनों के लिए उसके वो ऊपर मुश्किलें पिछले 3 दिन होंगी। से ठंड के लगातार- मौसम की अगर बात की जाए तो दोनों के ही सैनिकों के लिए बहुत मुश्किलों भरा होगा। और जेलेंस्की ने तो अपने स्टेटमेंट में ही शुरुआत ये की कि ये हमारे लिए तीसरी मुश्किलों भरी सर्दी है। तो जेलेंस्की के लिए अगर मुश्किल है, रूस के लिए भी मुश्किल है सर्दी में। जी चक्रपाणी सर। नहीं, थोड़ी मुश्किल तो है, लेकिन रूस के पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं बिल्कुल। देखिए, जहां तक एनर्जी का सवाल है उसके पास कोई कमी नहीं है, वो हायर पोजीशन में बैठा है। तो जब नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा तो रूस अपने शर्तें बिल्कुल साफ रखेगा। और मेरा अपना मानना है, जो भारत का विचार हो सकता है, अब ये तो मेरा मानना है, जो नदी है नीपर, वो नदी हो जाएगा डी फैक्टो लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या कोई और नया सा नाम दे देंगे कि आप उधर हम इधर, फाइनल बाउंड्री सेटलमेंट हम बाद में करते रहेंगे। अभी फिलहाल युद्ध विराम हम यहां पे करते हैं। डॉनबास और डोनेट्स्क, इन दोनों को हम, रशिया ने वैसे ही इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। तो या तो इंडिपेंडेंट रहे या फिर सेल्फ गवर्न अंडर यूक्रेन रहे, बात बराबर की रहेगी। तीसरा होगा ये कि क्राइमिया को बिल्कुल साफ कह दिया जाएगा कि साहब ये अब रशियन टेरिटरी है, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो ये 3 लाइनें जो हैं वो रशिया 3 पॉइंट्स आपने बनाएगा। बोले, ये 3 पॉइंट्स बोले आपने कि रशिया इसका एक क्राइटेरिया लेकर चल सकता है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो क्राइटेरिया है ना, ये इस विषय पर तो पहले भी चर्चा हुई और ये कहा भी गया कि रूस इस दिशा में बढ़ सकता है, लेकिन रूस इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। रूस इस दिशा में बढ़ते बढ़ते भी अगर आप देखें तो कई बार ऐसे कहते हैं ना कि वो आगे जाकर भी यू टर्न लिया गया है रशिया की तरफ से, और उसके पीछे सीधे सीधे क्लैरिटी थी कि भाई जो परिस्थिति बनी है, महाशक्तियों की जो परिस्थिति बनी हुई है, उसमें रशिया किसी भी हाल में वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड पावर में वो आगे बढ़ना चाहता है, और यही वजह है कि वो इस एक्शन के लिए आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जिस एक्शन की बात अभी चक्रपाणी जी कर रहे हैं, या कर्नल साहब कर रहे हैं, या जेलेंस्की जिस एक्शन की बात कर रहे हैं, भारत के पास क्या अभी वो द्वार खुले हुए हैं कि उस एक्शन के लिए आगे बढ़ा सके रूस को भी और आगे बढ़ा सके जेलेंस्की को भी? कैसे संभव होगा? लावनी जी, देखिए, ये जो नेगोशिएशंस जब कभी भी स्टार्ट होंगे, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसा संवाद स्थापित हो और जल्द से जल्द स्थापित हो, युद्ध विराम हो। पहले तो युद्ध विराम की आवश्यकता है, उसके बाद संवाद को स्टार्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो डायलॉग है जब कभी भी शुरू होगा, ये कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस होंगे। और अभी और यदि आपने रशिया की अगर बात कही है, तो रशिया अगर किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, तो अमेरिका और नाटो भी और यूक्रेन भी जो है किसी बड़ी जो है गिव अप के लिए तैयार नहीं है, बड़े कॉम्प्रोमाइजेस के लिए तैयार नहीं है। और जब तक दोनों पक्षों के अंदर इस बात की सहमति नहीं आएगी कि वो बातचीत से अपनी समस्याओं का निराकरण करें,
तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेंगे और नेगोशिएटिंग टेबल नहीं पर यहाँ नहीं पर आएंगे। लेकिन एक चीज समझनी होगी। मैं एक चीज जो समझना चाह रही थी, मैं जो आपसे मैं इसी में एक सवाल जोड़ दे रही हूँ कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, लेकिन जेलेंस्की साहब ये कह रहे हैं कि देखिए बातचीत नहीं, समाधान के लिए एक्शन। तो वो किस एक्शन की बात करते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा। भाई एक्शन भी तो तभी होगा ना जब बातचीत होगी, तब फिर वो भी एक्शन का ही एक स्वरूप होगा। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि एक्शन दिखाइए, वो किस एक्शन की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? लावनी जी जरा मुझे 2 मिनट का आप समय जी, दीजिएगा जी। प्लीज। देखिए, जब वो जेलेंस्की एक्शन की जब बात कर रहे हैं तो वो इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि भारत कुछ ऐसी भूमिका अदा करे कि जिससे कि जो यूक्रेन के बहुत सारे बच्चे जो रशिया के कब्जे में हैं उनको वो छुड़ा लाए। लेकिन वो तो एक बहुत ही छोटा सा विषय है, लेकिन और जब कभी भी नेगोशिएशंस होंगे तो उस विषय पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जो बड़ा विषय ये है कि क्या ये नेगोशिएशंस स्टार्ट होंगी, क्या ये संवाद स्थापित होगा? और लावनी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि जब कभी भी जो डायलॉग की प्रक्रिया रशिया और यूक्रेन, नाटो और अमेरिका के बीच में स्टार्ट होगी तो उसमें उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में, उसको सफलतापूर्वक नेगोशिएटिंग टेबल पर लाने में भारत की बड़ी भूमिका होने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो संवाद, ये युद्ध तभी शांत हो सकता है जब तक महाशक्तियां तैयार ना हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ में अभी बहुत कुछ नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी शांति प्रक्रिया को तभी बढ़ा सकते हैं जब अमेरिका उनके साथ खड़ा हो, क्योंकि ये युद्ध उन्होंने 2.5 वर्षों से इसी वजह से लड़ा क्योंकि अमेरिका का उन्हें पूरा सपोर्ट रहा, नाटो का उन्हें पूरा सपोर्ट रहा। यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नाटो का सपोर्ट यूक्रेन को नहीं तो नहीं अमेरिका रहा होता, की भूमिका तो तो उन्हें वो समझ में आ गई ना। ज्यादा- अगर अमेरिका की भूमिका उन्हें समझ में नहीं आई होती तो फिर वो तो इस ग्लोबल साउथ की तरफ उन्होंने नजर घुमाई ही नहीं होती। अमेरिका की भूमिका तो जेलेंस्की को समझ में आ गई कि ये पश्चिम देश ऐसे हैं जो ना तो इनके भरोसे युद्ध लड़ा जा सकता है ना रुकवाया जा सकता है, इसीलिए तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए ये बात कह दी है। देखिए, ये आर्यन बात सर, जेलेंस्की आर्यन। को समझ में आने की बात नहीं है। ये जेलेंस्की के अपने राष्ट्र के अस्तित्व का प्रश्न है। ये सिर्फ अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से ही वो युद्ध लड़ रहे हैं, ये बात जेलेंस्की जानते हैं। और जब भी कभी भी शांति स्थापित होगी तो वो अमेरिका और नाटो का जो भी अप्रोच होगा उसके आधार पर संवाद स्थापित होगा। लेकिन जेलेंस्की को इस बात का डर है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप सत्ता में आ जाते हैं हाँ। तो वो इनके ऊपर ये दबाव बनाएंगे पूरी परिस्थिति कि आप नेगोशिएट करें और आप अपनी टेरिटरी के बारे में पुनर्विचार करें कि आपको कितना छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है। इस बात को लेकर के उनके अंदर भय है और जेलेंस्की इस भय को लेकर के ग्रसित हैं वर्तमान समय में। और ऐसे में वो जाहिर है कि वो इस तरीके के एवेन्यूज तलाश रहे हैं कि जहां पर उन्हें कुछ राहत मिल पाए। और ऐसे में जाहिर है कि भारत की तरफ वो देख रहे हैं। लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, मैं फिर से एक बात अवश्य कहूंगा, भारत ओपन मीडिएशन नहीं करेगा। भारत तब तक ओपन मीडिएशन नहीं करेगा जब तक कि सभी राष्ट्र, अमेरिका और नाटो भी ऐसा भारत से करने के लिए न कहें। लेकिन संवाद के वातावरण को बनाने में भारत ने पहले ही अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। ठीक है। और जब कभी भी संवाद स्थापित होगा, तो मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कर्नल सर, भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और आपकी भाषा में मल्टी प्रोंग एक्शंस, तो क्या वो संवाद की टेबल पर भी वो मल्टी प्रोंग एक्शंस नजर आएंगे, आपको लगता है? जी, मैं एक बात बोलना हाँ चाहता हाँ कर्नल सर, आप ही से मेरा ये प्रश्न था कि स्विट्जरलैंड में जब जेलेंस्की ने एक पीस इन यूक्रेन रशिया वार के बारे में एक मीटिंग की थी, तो उसमें रशिया को बुलाया नहीं था और भारत गया नहीं था। अब जो वो ये बात कर रहे हैं कि एक्शन दिखना चाहिए ग्राउंड पे, तो वो ये भारत से ये उम्मीद कर रहे हैं कि जैसी शांति की मीटिंग स्विट्जरलैंड में की गई थी वैसी भारत में आयोजित की जाए। नाउ दिस इज व्हाट जेलेंस्की एक्सपेक्ट्स फ्रॉम एवरीबॉडी। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन अगर कुछ किया जा सकता है तो वो भारत के द्वारा ही किया जा सकता है। कुछ भी अगर किया जा सकता है तो वो भारत के द्वारा ही किया जा सकता है और इसीलिए बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से जेलेंस्की ने भारत की तरफ ही देखा है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े। आज कोई पॉलिटिकल बहस मुबाहिस नहीं हुई। आज का मुद्दा बहुत खास था। मुद्दा इसलिए भी खास था क्योंकि बहुत सारे लोग भारत के बढ़ते कद को लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं। हमारे देश के अंदर की राजनीति में भी इसे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जिस तरीके से जेलेंस्की ने
भारत से, भारतीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है, वो कहीं ना कहीं से विपक्ष के उन तमाम सवालों का बड़ा जवाब है जो भारत के बढ़ते कद पर सवाल खड़ा करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करते हैं। उनको इस परिस्थिति को देखना होगा कि जेलेंस्की भी अब ये समझ चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में भी यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने वाला ये चेहरा ये जान चुका है कि दुनिया में अगर युद्ध और बुद्ध के बीच में सामंजस्य कोई बैठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है और भारत ही बचा सकता है जेलेंस्की की जान। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।